चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, कल तक हमने सेक्शन 254 पढ़ लिया था। अभी 255 से शुरू करना है। सेक्शन 255 ऑफ आईपीसी, काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। देखिए, गवर्नमेंट एक स्टाम्प पेपर इशू करती है। आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर क्या होता है। कोई भी लीगल काम करना होता है, कोई एग्रीमेंट करना होता है या कुछ एफिडेविट बनाना होता है, तो ये सब स्टाम्प पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं। और स्टाम्प पेपर के ऊपर बना के इनकी जो भी है रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, तो उनकी वैल्यू बन जाती है। अब ये स्टाम्प पेपर एक्चुअली होते क्या है? बेसिकली अगर देखिए तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स होता है। गवर्नमेंट अगर कोई स्टाम्प पेपर इशू करती है, हमें वो गवर्नमेंट से परचेस करना पड़ता है। जो भी स्टाम्प वेंडर होते हैं उनके पास जाके हमें वो परचेस करना होता है। तो एक्चुअली इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है। तो ये जो सेक्शन 255 है और इसके बाद वाले जो कुछ सेक्शन है, ये डील विद द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्टैम्प्स। वो गवर्नमेंट स्टैम्प्स रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करते हैं। These stamps are impressions upon paper, parchment, or any material used for writing, made by the government, mostly for the purpose of revenue. किसी पेपर के ऊपर बने हुए ये इंप्रेशंस होते हैं या कोई ऐसे मटेरियल के ऊपर जो राइटिंग के लिए यूज किया जाता हो और गवर्नमेंट ने इसको फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू बनाया हो। तो ये तो हुआ स्टैम्प की डेफिनेशन। अब ऑफेंस क्या है? हुएवर, कोई भी counterfeit or knowingly perform any act or part of the process of counterfeiting any stamp issued by the government for the purpose of revenue। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के पर्पस से कोई स्टाम्प पेपर इशू किया और किसी व्यक्ति ने उस स्टाम्प पेपर को काउंटरफिट कर दिया या नोइंगली जानते हुए काउंटरफिटिंग की कोई प्रोसेस उस स्टाम्प पेपर के ऊपर कर दी, उसको कूट रचित करने की कोशिश करी, यानी उसको देख के कोई दूसरी कॉपी उसकी बनाई जा रही है, कहा जाएगा कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट स्टाम्प को काउंटरफीट कर रहा है, सेक्शन 255 का ऑफेंस कर रहा है। अब सेक्शन 255 का ऑफेंस थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति का होता है। लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर इंप्रिजनमेंट टिल 10 इयर्स प्लस फाइन। लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है आपको अगर आप गवर्नमेंट स्टाम्प को काउंटरफीट कर रहे हो तो। उसके बाद सेक्शन 256, हैविंग पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। ये सेक्शन 235 जैसा दिखता है। कल हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि पहले काउंटरफिट कॉइन बनाने वाला ऑफेंस कर रहा था, फिर वो व्यक्ति जो काउंटरफिट कॉइन बनाने का इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख के बैठा था या काउंटरफिट कॉइन बनाने का मटेरियल उसके पोजीशन से मिला था, वो भी ऑफेंस कर रहा था। तो ये सेक्शन भी कुछ वैसा ही है। एक तरफ तो व्यक्ति गवर्नमेंट स्टैम्प को काउंटरफिट कर रहा है तो सेक्शन 255 में ऑफेंस बन रहा है, एंड दूसरी तरफ कोई व्यक्ति काउंटरफिट स्टैम्प बनाने के इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल का पोजीशन लेके बैठा हुआ है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले या उसके पास से कोई मटेरियल मिले जो वो जानता हो या उसका इंटेंशन हो उस इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल को गवर्नमेंट स्टाम्प को काउंटरफिट करने के पर्पस के लिए, तो वहां पे 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है उस व्यक्ति को, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। फिर सेक्शन 257, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग द गवर्नमेंट स्टाम्प। अब देखो ये सेक्शन 234 के जैसा है। मतलब यहाँ पे आप कोई मशीन बना रहे हो या सेल कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट स्टाम्प काउंटरफिट करने के काम आएगी। अब सेक्शन 256 में और 257 में क्या डिफरेंस है? देखो, पनिशमेंट वाइज देखोगे तो दोनों की पनिशमेंट सेम है, नो डिफरेंस। बट अगर कंटेंट वाइज देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। कैसे बहुत डिफरेंस है? डिफरेंस ये हुआ कि मशीन का इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन रखना और इंस्ट्रूमेंट को खुद बनाना या सेल करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। पोजीशन तो किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है जो उस मशीन को खरीद के लाया हो, लेकिन बना के बेच कौन सकता है? जो व्यक्ति एक्चुअली वो मशीन बनाना जानता हो या वो व्यक्ति जो मशीन बनाने का ही काम करता हो। तो जो व्यक्ति ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करेगा उसको सेक्शन 257 में ऑफेंस बनाया जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास से सिर्फ पोजीशन मिलेगा बस उसको 256 में आरोपी बनाया जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टाम्प। अब देखिए, गवर्नमेंट स्टाम्प बना लिया आपने, काउंटरफिट मशीन भी आपके पास से मिल गई, जो भी होना था हो गया। अब एक ऑफेंस आता है कि गवर्नमेंट स्टैम्प को जो कि काउंटरफिट हो उसको सेल करना। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्टैम्प लीगल होते हैं जो काउंटरफिट नहीं होते उन्हें भी सिर्फ एक
रजिस्टर्ड स्टाम्प वेंडर ही सेल कर सकता है जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी। यानी स्टाम्प बेचना किराने वालों की दुकान का काम नहीं है कि किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। आपको स्टाम्प स्टाम्प वेंडर से ही खरीदना होता है, और स्टाम्प वेंडर जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के काम करते हैं। तो चलो, लीगल स्टाम्प को बेचने के लिए अथॉरिटी चाहिए, तो सोचो काउंटरफिट स्टाम्प को बेचने वाले का क्या होगा। तो कोई व्यक्ति अगर काउंटरफिट स्टाम्प बेचेगा ना, तो 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। Whoever sell or offered for sale any stamp which he knows or has reason to believe to be a counterfeit stamp issued by the government for the purpose of revenue, 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट वहां पे हो सकता है। सेक्शन 259 पे आओ, हैविंग पोजीशन ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैम्प। ये सेक्शन 243 के जैसा है, 7 साल का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। सब में सजाए देखो सेम चलती है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे आपके पास से पोजीशन मिला है किस चीज का, काउंटरफिट स्टैम्प का। थोड़ी देर पहले भी एक पोजीशन की चीज आई थी, लेकिन पोजीशन किसका मिला था, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल का। काउंटर फिटिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या जो मटेरियल यूज होता है उसका पोजीशन मिलेगा तो 256 लगेगा, और काउंटरफिट स्टैम्प बन गया है उसका पोजीशन मिलेगा तो 259 लगेगा। सजा दोनों की सेम। सेक्शन 260, यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू बी काउंटरफिट। अब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्टैम्प किस पर्पज से यूज होता है। आपने किसी गवर्नमेंट स्टैम्प को एज अ जेन्युइन स्टैम्प यूज कर लिया, जिस भी पर्पस के लिए आपको करना था, चाहे आपको एफिडेविट लिख के देना था या आपको कोई एग्रीमेंट करना था, आपने किसी स्टैम्प को जेन्युइन स्टैम्प मान के यूज कर लिया, जबकि आप जानते थे कि वो एक काउंटरफिट स्टैम्प है, आप जानते थे कि वो एक काउंटरफिटेड स्टैम्प है, फिर भी आपने उसको जेन्युइन मान के यूज किया, तो आपने सेक्शन 260 का ऑफेंस किया। यानी कि किसी ऐसे स्टाम्प को जो कि काउंटरफीट है और आपको पता है कि काउंटरफीट है, आपने उसको फिर भी एज अ जेन्युइन स्टाम्प यूज किया। क्योंकि आप उसको एज अ जेन्युइन स्टाम्प यूज कर रहे हो, मतलब कि आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे नुकसान पहुंचा रहे हो। एक नकली स्टाम्प बना के जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा ही नहीं रहा है, आप यूज कर रहे हो। 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। ध्यान से देखो, अभी तक का पहला ऑफेंस आया है ये इस स्टाम्प से रिलेटेड, जहां पे इम्प्रिजन का अल्टरनेट फाइन भी सजा प्रोवाइडेड है। अभी तक सब में इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन था, लेकिन यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का अल्टरनेट फाइन है, यानी इम्प्रिजनमेंट ना देते हुए फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 261, effacing writing from substance bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to the government। आप इस सेक्शन को सेक्शन 246 और सेक्शन 248 से कंपेयर करो। सेक्शन 246 पे चले जाओ, 248 पे चले जाओ। 246 पे जाओगे तो पता पड़ेगा फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग द वेट ऑफ द कॉइन, और 248 पे जाओगे तो ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एज अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। सिक्के का अपीयरेंस बदल देना ताकि कि आप उस सिक्के को किसी दूसरे डिस्क्रिप्शन का बना के बेच सको, चला सको। 20 रुपए के सिक्के को 200 रुपए का बना के बेच चला रहे हो आप, बस सेम उसी तरह से आप स्टाम्प पेपर के ऊपर भी कुछ कर लेते हो। इफेसिंग का मतलब होता है इरेज करना। इफेसिंग का मतलब होता है उसके ऊपर लिखी हुई चीज मिटाना और अपनी नई चीज लिख देना। या कोई स्टाम्प पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है जो स्टाम्प पेपर पे बना हुआ है, आपने उसके ऊपर की वो डॉक्यूमेंट्री चीजें जो उस पर लिखी है स्टाम्प पे, वो आपने रिमूव कर दी। और आप ये रिमूव क्यों कर रहे हो, इस इंटेंशन से कि गवर्नमेंट को लॉस हो। आपके वो रिमूव करने से गवर्नमेंट को लॉस कैसे होगा? आपके वो रिमूव करने से गवर्नमेंट को लॉस ऐसे होगा कि एक ऑलरेडी यूज्ड स्टाम्प जिसपे कोई चीज लिखी थी, आप उसके ऊपर लिखी हुई चीज को इफेस कर रहे हो, आप उसके ऊपर लिखी हुई चीज को इरेज कर रहे हो, और तो और आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर से स्टाम्प को रिमूव कर रहे हो। मतलब आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि जो स्टाम्प ऑलरेडी यूज हो चुका था उसके ऊपर से उस चीज को मिटाना, यानी कि कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन ये रहेगा कि आप फिर से यूज करो दोस्तों। खैर, अभी आपने फिर से यूज किया नहीं है, अभी तो सिर्फ आपने ऊपर की चीज को इरेज किया है या आपने उसको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर से निकाला है, तो आप सेक्शन 261 का ऑफेंस कर रहे हो। दो ऑफेंस बनते हैं इसमें, या तो इफेसिंग ऑफ अ राइटिंग फ्रॉम स्टाम्प और रिमूविंग ऑफ अ स्टाम्प फ्रॉम डॉक्यूमेंट। 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, अल्टरनेट में फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। और इसी के बाद वाला जो ऑफेंस है वो यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी हैव बीन यूज्ड बिफोर,
इस सेक्शन के अंदर कोई स्टम्प पेपर आप यूज करते हो जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है, आप दूसरी बार उसको यूज कर रहे हो, 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकता है। सजाएं जो है वो अल्टरनेट में है, 2 साल का इंप्रिजनमेंट और नहीं तो फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। देखो इसके पिछले सेक्शन में 3 साल की सजा थी, इसमें 2 साल की सजा है। ऐसा क्यों? देखो, किसी स्टाम्प के ऊपर से उसकी चीज को इरेज करना, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर से स्टाम्प पेपर को हटाना ज्यादा बड़ा अपराध है। एक स्टाम्प पेपर जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है उसको फिर से यूज करना ये अलग चीज है, पर उसके ऊपर लिखी हुई चीज को मिटाना ये ज्यादा बुरी चीज है। और क्या होगा कि मिटाओगे तभी तो उसको यूज कर पाओगे, तो दोनों ही सेक्शन बन जाएंगे आपके ऊपर। चलिए सेक्शन 263 पे आते हैं। इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज बीन यूज्ड। तो ये स्टाम्प पेपर अगर कोई यूज हो जाता है तो स्टाम्प वेंडर या जो भी, जहां से भी आप वो स्टाम्प पेपर लेते हो, परचेस करते हो, जहां से भी आप एग्रीमेंट करवाते हो, वो कुछ मार्क उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि आपने कभी कोई एग्रीमेंट बनवाया होगा तो आपको पता होगा कि स्टाम्प वेंडर स्टाम्प देते वक्त ही बहुत सारी सील लगा लगा के देता है उस स्टाम्प के ऊपर, और हर पेज पे सील लगी होती है, डेट डली होती है। तो कोई ऐसा मार्क जो ये शो करे कि स्टाम्प यूज हो चुका है, आप उस मार्क को इरेज कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर मार्क को इरेज कर रहे हो जो ये शो करता है कि दिस स्टाम्प हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, सेक्शन 263 में आप ऑफेंस कर रहे हो। इसमें क्या ऑफेंस बनता है? इरेजर और रिमूवल और अ मार्क denoting that a stamp has been used, knowing, possessing any such stamp, and selling or disposing of any such stamp। कोई स्टाम्प के ऊपर ऐसा मार्क आपने इरेज कर दिया है जो ये शो करे कि वो स्टाम्प यूज हो चुका है। इरेज करने के बाद आप ऐसे किसी स्टाम्प को अपने पास पजेस करके बैठे हो, या ऐसे किसी स्टाम्प को आप फिर से सेल कर रहे हो, क्योंकि अब तो आपने उसको ऐसा बना दिया है कि वो यूज हो चुका है, वो शो ही ना हो रहा है, पर आप उसको अब सेल कर रहे हो। तो इस केस में जो आपकी पनिशमेंट है वो 3 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब लास्ट में आता है प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प। जो फिक्टिशियस स्टाम्प वाली बात है, फिक्टिशियस स्टाम्प का मतलब होता है बनावटी स्टाम्प, नकली स्टाम्प। ये चीज बेसिकली 1895 में आईपीसी में डाली गई थी। इनिशियली ये 1860 में आईपीसी के अंदर नहीं था, इसको 1895 में इंसर्ट किया गया। दिस सेक्शन मेक्स इट एन ऑफेंस टू मैन्युफैक्चर फिक्टिशियस स्टाम्प। कोई व्यक्ति अगर नकली स्टाम्प बनाता है तो उसको मैन्युफैक्चर करना एक ऑफेंस कहलाता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, which are defined to be stamp purporting to be used for the purpose of postage by any foreign government। उस टाइम पे फॉरेन गवर्नमेंट अपने यहाँ पे बहुत सारा स्टाम्प इशू करती थी, और कुछ लोगों ने वो फॉरेन गवर्नमेंट के स्टाम्प को कॉपी करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों का गवर्नमेंट था उस टाइम, तो उन्होंने ये सेक्शन 263 ए पास किया कि कोई भी व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चर करता है ऐसे नकली स्टाम्प को तो उसको भी एक पनिशेबल ऑफेंस बना दो। तो उन्होंने फिक्टिशियस स्टाम्प को मैन्युफैक्चर करना एक ऑफेंस बना दिया। इट वॉज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉपिंग द यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प और लेटर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। वो जो यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से बहुत सारे लेटर वगैरह आते थे स्टाम्प के साथ, उनको देख देख के यहाँ के लोगों ने नकली स्टाम्प बनाना शुरू कर दिए थे, तो इन्होंने उसी को एक ऑफेंस बना दिया। और इसका जो फाइन है वो इन्होंने 200 रुपए तक का लगाया। सजा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फाइन, पनिशेबल विद फाइन ओनली। 200 रुपए तक का फाइन इनने लगा दिया। आज के अकॉर्डिंग अगर देखो तो आपको देख के लगेगा कि नकली स्टाम्प बनाना, 200 रुपए का फाइन, क्या ही बड़ी चीज है। बट उन्होंने 1895 में इसको 200 रुपए के फाइन से पनिशेबल बनाया था, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है। बट अभी तक इसको कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो वर्ड है फॉरेन गवर्नमेंट वगैरह, वो जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए तो हमने उन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमें लगता नहीं कि इसकी जरूरत है। अब तो अगर कोई हमारे इंडियन स्टाम्प को काउंटरफिट करेगा तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी, जो काउंटर फिटिंग का सेक्शन है 255 जिसमें सजा 10 साल तक की होती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, हम सीधे वो उस पर लगा देते हैं, तो इसका कुछ यूज नहीं बचा है। ठीक है, तो ये एक चीज है सेक्शन 263A। और जो चैप्टर 12 हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए चैप्टर 12 तो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एक छोटे से चैप्टर पे, चैप्टर 13। बहुत छोटा चैप्टर है, दे दे के कुछ 4 सेक्शन इसके अंदर है, और कहलाता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर, सेक्शन 264 से लेकर 267 तक, चैप्टर नंबर 13। बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 264, फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग।
देखिए जो वेट और मेजरमेंट होता है, सोचो आप कि ये एक्ट 1860 में बना था, और वेट और मेजरमेंट वाले जो ऑफेंसेस है, हमारे ये आईपीसी फ्रेमर्स ने इसको तभी इमेजिन कर लिया था कि फ्यूचर में जाके ये भी ऐसे ऑफेंसेस भी होंगे, लोग ऐसे वेट और मेजरमेंट में भी फ्रॉड काम करेंगे। तो देखो उनने तभी ये एक अलग से चैप्टर बना के उसमें लिख दिया कि वेट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड भी ऑफेंस बनाओ। सेक्शन 264 को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, हुएवर फ्रॉडुलेंटली यूजेस एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or fine or both। सपोज कीजिए कि मेरी कोई दुकान है किराने की, आप वहां से शुगर खरीदने आए और आपने कहा कि 1 kg शुगर दे दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरा जो मशीन है तोलने का, जो मेरा वेइंग मशीन है वो खराब है, वो 1 किलो को सिर्फ 900 ग्राम में ही शो कर देता है। तो मैंने आपको वो 900 ग्राम शुगर तोल के दे दी और आपको शो हुआ कि वो 1 किलो है। यहाँ पे मैंने क्या किया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 264 का ऑफेंस बनने के लिए इंटेंशन इज एन एसेंशियल पार्ट। मेरे को पता होना चाहिए कि वो मशीन जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट वो जो मैं यूज कर रहा हूँ, इट इज फॉल्स। ये इंटेंशन मेरा होना चाहिए कि मैं जानते हुए भी वो कर रहा हूँ। जाने अनजाने में होगा सेक्शन 264 नहीं बनेगा, बट जानते हुए कर रहा हूं सेक्शन 264 बनेगा। द यूज ऑफ द वर्ड फ्रॉडुलेंटली शोज द इंटेंशन, शोज द मेंस rea। तो दो चीजें चाहिए यहाँ पे, सबसे पहला फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ एनी फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, और दूसरा नॉलेज दैट इट इज फॉल्स। एक तो यूज कर रहा हूं फ्रॉडुलेंट तरीके से, और दूसरा कि जानता हूं कि फॉल्स है। The word false in this section means different from the instrument, weight or measure which the offender and the person defrauded have fixed upon expressly or by implication with reference to their mutual dealings। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि false का मतलब क्या होता है, false instrument का मतलब क्या होता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 किलो शुगर मांगने आए हो, 900 ग्राम दे रहा हूं तोल के, ये गलत मशीन से तोल रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। बट हर जगह फॉल्स का मतलब ये नहीं होता है जो हम अपने दिमाग से लगाए। फॉल्स का मतलब ये भी होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस वेट से और जिस मेजर से ऑफेंडर और वो पर्सन जो डिफ्रॉड हो रहा है उन्होंने फिक्स किया था, उनके म्यूचुअल डीलिंग के अकॉर्डिंग ये फॉल्स और ट्रू देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मेरे पास आए, आपको मुझसे कुछ वीट खरीदना था और आप मेरे पास आए, तो आपने मुझको कहा कि सर हमें आपसे 50 किलो वीट खरीदना है। मैं आपको अपने गोडाउन पे ले गया और वहां पे एक वेइंग मशीन रखी थी, और मैंने आपको 1 किलो वीट उस वेइंग मशीन से तोल के दिखा दिया कि देखो 1 किलो में इतनी क्वांटिटी चढ़ रही है। आपने भी देख लिया कि हाँ 1 किलो में इतनी क्वांटिटी चढ़ रही है, तो आपने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, आप 50 kg तोल दीजिए। तो अब समझना बात को, वो मशीन मेरी फॉल्स थी, ठीक है, वो मशीन मेरी फॉल्स थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, बट मैंने आपको दिखाया कि 1 kg में कितना वीट चढ़ रहा है। आपने उसको क्रॉस चेक करने की भी कोशिश नहीं की कि क्या वो 1 kg ही है। आपने उस क्वांटिटी को देख के कह दिया कि हाँ मुझे मंजूर है, आप तो 50 kg तोल दीजिए। तो देखिए मैंने आपको उसी मशीन से 50 kg तोल के दिया, तो ये फॉल्स नहीं है। ये फॉल्स क्यों नहीं है इसको समझना ध्यान से, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने पहली बार आपको वो 1 kg क्वांटिटी तोल के दिखाई थी, आपने उसको खुद देखा था। 1 kg को मैंने आपको दिखाया भी था, उसी इंस्ट्रूमेंट से मैंने 1 kg तोला था, और उसी इंस्ट्रूमेंट से मैंने 50 kg तोला था। यानी कि जिसको आप ऑफेंडर कह रहे हो, यानी कि मैं और आप, यानी कि जो पर्सन डिफ्रॉडेड है, हम दोनों ने ऑलरेडी एक्सप्रेसली और बाय इंप्लीकेशन ये चीज फिक्स कर ली थी कि मैं आपको इसी इंस्ट्रूमेंट से तोल के दूंगा और इतना इतना तोल के दूंगा। यानी हमारी म्यूचुअल डीलिंग हो चुकी थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारी म्यूचुअल डीलिंग हुई थी, मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी इंस्ट्रूमेंट से 50 kg तोल के दिया है। मैंने कोई फॉल्स चीज वहां पे नहीं करी है, तो ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये ऑफेंस कब बन जाता? ये ऑफेंस तब बन जाता जब मैं आपको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से 1 किलो तोल के दिखाता
और कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट से 50 केजी तोल के देता, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से 1 केजी तोल के दिखाया वो तो सही था, उसमें तो 1 केजी आ रहा था, लेकिन बाद में जो 50 केजी तोलना था वो मैंने आपको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तोल दिया जो कि गलत था। यहां मैंने ऑफेंस किया। ठीक है, तो बात ये समझो कि इंस्ट्रूमेंट, जो वर्ड फॉल्स यहां पे यूज हुआ है, उस फॉल्स वर्ड का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज कर दिया या फिर जो वेट आपने यूज करा या जो मेजर आपने यूज करा, वो ऑफेंडर और जो पर्सन के बीच में म्यूचुअल डीलिंग से डिसाइड हुआ था वो वाला नहीं है, कोई दूसरा यूज कर लिया। अगर म्यूचुअल डीलिंग से गलत इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग हुई है हमारे बीच में, तो गलत वाले से भी तोल के दूंगा तो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। यानी जब आप हम दोनों मिले थे, जब जब मैंने 1 केजी तोला था, वो इंस्ट्रूमेंट गलत था, बट हमारी म्यूचुअल डीलिंग के अकॉर्डिंग हमने एग्री किया कि चलो इसी से करेंगे। अगर मैं उससे ना करता, किसी और से कर देता, तो सेक्शन 264 बन जाता। इस चीज को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात करते हैं कि इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक का हो सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकता है। छोटे छोटे ऑफेंसेस से ज्यादा हीनियस इसमें पनिशमेंट नहीं थी। अब बात करते हैं फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर। देखिए इस सेक्शन में भी फॉल्स का मतलब वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया। फॉल्स मींस अदर देन दैट विच इज म्यूचुअली फिक्स्ड बिटवीन द ऑफेंडर एंड द पर्सन डिफ्रॉडेड। फॉल्स का मतलब वो नहीं होता जो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल डीलिंग से डिसाइड किया है वो तो ट्रू है, उसके अलावा कुछ भी करना फॉल्स। यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला, एक वेट और मेजर जो कि फॉल्स हो। दूसरा, एक्यूज्ड ने उस वेट और मेजर को यूज किया हो। तीसरा, उसने फ्रॉडुलेंटली यूज किया हो। सजा यहाँ पे पिछले सेक्शन की जैसी है, 1 साल तक की, या फिर फाइन, या फिर दोनों। अब यहाँ पे देखना, पिछले सेक्शन में आपने फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट किया था, यहाँ पे आपने फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर किया। वहां मशीन खराब थी, यहाँ पे वेट खराब था। ठीक है, बस इतना सा फर्क। ठीक है, ये सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है हाँ इसके अंदर। और बेलेबल ऑफेंस से बेल मिल जाती है, और नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंडिंग भी नहीं होती। सेक्शन 266, बीइंग इन पोजीशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर। अब इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में उस पर्सन को पनिश किया जा रहा है हु इज इन पोजीशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर और इंस्ट्रूमेंट, जस्ट एज सेक्शन 235, 239 एंड 240 पनिश अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन, एंड सेक्शन 259 punishes a person who is in the possession of counterfeit stamp। जैसे काउंटरफिट स्टैम्प का पोजीशन वाला भी पनिशेबल था, काउंटरफिट कॉइन को पोजेस करने वाला भी पनिश किया गया था। सिमिलरली, अगर कोई व्यक्ति फॉल्स वेट या फॉल्स मेजर रखता है या फॉल्स इंस्ट्रूमेंट रखता है वेइंग मशीन का, उसका पोजीशन रखता है, तो उसको पनिश किया जाएगा 266 में। मेयर पोजीशन विल नॉट इन इटसेल्फ रेज एनी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ फ्रॉड। एक चीज समझना, सिर्फ उस फॉल्स वेट या मेजर का पोजीशन होना कोई फ्रॉड का प्रिजम्पशन शो नहीं करता कि ये व्यक्ति फ्रॉड ही करने वाला था। It is necessary to show that the accused knew the scales to be false and intended to use them fraudulently। ठीक है, सेक्शन 264 देखोगे और 265 देखोगे तो एक चीज तो समझ में आएगी आपको, फॉल्स वेट और फॉल्स मेजर फ्रॉड्यूलेंट तरीके से यूज करना क्राइम है यहाँ पे। मतलब फ्रॉड्यूलेंट तरीका होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ फ्रॉड होना चाहिए। अगर आपके पास से कोई फॉल्स वेट या मेजर मिलता है, सिर्फ पोजीशन मिलता है आपका, जबकि कोई इंटेंशन नहीं था कि आप उसको फ्रॉडुलेंटली यूज करोगे, तो आप कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हो। सेक्शन 266 का ऑफेंस भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। सेक्शन 266 का ऑफेंस भी अगर आपके पास बनता है, आपके पास से कोई पोजीशन मिलता है इन चीजों का, तो वहां पे ये शो करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि आप उन्हें फ्रॉडुलेंटली यूज करने के पर्पज से अपने पास रख रहे थे। इम्प्रिजनमेंट की बात करोगे तो फिर से 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, और दोनों है। सजा तो चारों सेक्शन में सेम है, देखो 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद आप आइए सेक्शन 267 पे, मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर। ये आखिरी सेक्शन जो है, ये वो व्यक्ति को पनिश करता है जो कि फॉल्स वेट और फॉल्स मेजर को बनाने या बेचने का काम करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स स्केल वेट एंड मेजर। अगर बनेंगे ही नहीं तो चलेंगे ही नहीं, इसलिए सेक्शन 267 बनाया है। और इसके अलावा इसमें लिखा है कि पनिशेस अ पर्सन हु मेक, सेल और डिस्पोजेस अ फॉल्स वेट और मेजर, पनिशमेंट 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों। चैप्टर 13 कंप्लीट। चारों के चारों ऑफेंसेस में से एक चीज समझना कि जो शुरू के 2 ऑफेंसेस,
शुरू के 3 ऑफेंसेस जो है 264, 265, 266 वो सारे नॉन कॉग्निजेबल है, जो कि लेकिन जो आखिरी का ये ऑफेंस है मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर, ये वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि 267 जो है वो कॉग्निजेबल है। ऊपर के तीनों बेलेबल ऑफेंस थे, लेकिन 267 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप देख रहे हो ये सेक्शन 267 को थोड़ा सा स्ट्रिगनेंट बनाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है। सजा भले ही इसमें 1 साल या फाइन या दोनों है, लेकिन इसको टफ बनाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि अगर फॉल्स वेट या मेजरमेंट बनेगा ही नहीं तो ऊपर के 3 ऑफेंसेस होंगे ही नहीं, इसलिए इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें डाली गई है। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया है, इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। ठीक है, चलिए चैप्टर 13 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर 14 पे। अब चैप्टर 14 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आईपीसी। काफी कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर से, और काफी ऐसी चीजें भी सीखने को मिलेगी जो डेली लाइफ में या एडवोकेट प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो उसके अंदर आपको रोज रोज ये सेक्शन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा ध्यान लगा के समझना। चैप्टर का टाइटल है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। सेक्शन 268 से लेकर 294A तक ये चलेगा। पब्लिक हेल्थ हुआ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मॉरल्स, इसमें इन सब ऑफेंसेस को बताया। बेसिकली इस चैप्टर को न्यूसेंस के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट कोई चीज करता है, उनकी सेफ्टी के अगेंस्ट कुछ करता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है, उनके कन्वीनियंस को डिस्टर्ब करता है, डिसेंसी के अगेंस्ट काम करता है, उनके मॉरल्स के अगेंस्ट काम करता है, उसको न्यूसेंस कहा जाता है। तो ये पूरा चैप्टर न्यूसेंस से रिलेटेड है। इसमें टोटल 13 टाइप के ऑफेंसेस मैंने यहां पे से क्लासिफाई किए। सबसे पहला, एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, कोई ऐसा काम करना जिससे कि इन्फेक्शन फैल जाए। 269 से लेकर 271 तक किस में फॉल करेगा? पब्लिक हेल्थ में फॉल करेगा। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक 272 से 273 तक, खाने में या पीने में मिलावट करना, किससे रिलेट करेगा? पब्लिक हेल्थ से रिलेट करेगा। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स 274 से 276, ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिनल प्रिपरेशन की चीजें होती है जिसमें ड्रग्स वगैरह होता है उसमें मिलावट करना 274 276 तक आएगा। ये भी किससे रिलेट करता है? पब्लिक हेल्थ से रिलेट करता है। फॉलिंग वाटर ऑफ अ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर सेक्शन 277, कोई पब्लिक स्प्रिंग है, कोई तालाब है जहां से जनता पानी पी सकती है, पब्लिक पानी पी सकती है, वहां के पानी को पॉल्यूट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, किससे रिलेटेड है? पब्लिक हेल्थ से। मेकिंग एटमोस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ सेक्शन 278, एटमोस्फेयर को नॉक्शियस बना रहे हो, पॉइजनस बना रहे हो, जो कि आपकी हेल्थ के अगेंस्ट है, सेक्शन 278 किससे रिलेटेड है? ये भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें आप जो स्मोकिंग करते हो, एटमोस्फेयर को खराब करते हो, वो भी इसके अंदर एक ऑफेंस होता है सेक्शन 278 के अंदर। फिर आता है रश ड्राइविंग और राइडिंग सेक्शन 279, एक ऐसा सेक्शन जो कि हर तेज गाड़ी चलाने वाले के ऊपर लगाया जाता है, रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग सेक्शन 279 सेफ्टी के कैटेगरी में आता है। रश नेविगेशन सेक्शन 280 से 282, यहां पे आप नेविगेशन यानी कि जहाज, समुद्र में चलने वाले जहाज या नाव की बात होती है, उस नाव को आपने गलत तरीके से नेविगेट किया, तो किसी ऐसी डायरेक्शन में जाने का इशारा किया आपने जहां पे नहीं जाना था, उसको कहते हैं रश नेविगेशन। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और वो है सेक्शन 281, कोई जहाज वगैरह या कोई नाव वगैरह जो तालाब वगैरह में या फिर नदी वगैरह में चलती है, आपने उसको रास्ता भटकाने के पर्पज से गलत लाइट दिखा दी, गलत मार्क दिखा दिया, सेफ्टी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन सेक्शन 283, पब्लिक रास्ते पे
या लाइन ऑफ नेविगेशन पे, लाइन ऑफ नेविगेशन यानी कि वही जहाज वाली बात हो रही है, नाव वाली बात हो रही है, उसके रास्ते में कोई डेंजरस चीज कर रहे हो आप या कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, सेक्शन 283 सेफ्टी वाला। नेग्लिजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइजन, सेक्शन 284 फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस 286, कोई पॉइजन आपके पास है उसको आप नेग्लिजेंस तरीके से रख रहे हो, फायर आग के साथ नेग्लिजेंट तरीके से बिहेव कर रहे हो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से कोई जो फट सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसके साथ भी कोई नेग्लिजेंसी बरत रहे हो। यानी आपके पास इन तीनों में से वो चीजें हैं, आग है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, पॉइजन है, बट आप उसको लोगों की नजरों से बचाने के लिए या लोगों के साथ उसका कुछ गलत इंपैक्ट ना हो जाए, किसी के साथ गलत इंपैक्ट ना हो जाए, उससे बचाने के लिए आप कोई कदम नहीं उठाते, तो आप इन तीन सेक्शन में ऑफेंस कर रहे हो, 284, 85, 86 में। ये भी सेफ्टी के अंदर आता है। नेग्लिजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग और एनिमल्स, सेक्शन 289, कोई मशीन वगैरह है आपके पास उसमें आप नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो, कोई बिल्डिंग वगैरह है उसमें नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो, या कोई एनिमल्स आपके पास है आपका पालतू जानवर वगैरह उसके साथ आप कोई नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डॉग रखना, अब आपके पास कोई डॉग है आपका पला हुआ, आप उसको रखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वो डॉग बड़ा फिरोशियस हो गया, चलते फिरते लोगों को काटता है, आप सेक्शन 289 का ऑफेंस कर रहे हो कि अगर आपके पास कोई डॉग है आप उसको रोड पे घुमाते हो वो लोगों को काटता है, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा काम? आप पब्लिक न्यूसेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? सेक्शन 289, ठीक है, लोगों के कन्वीनियंस के अगेंस्ट जाती है ये चीज। फिर सेलिंग ऑब्सीन लिटरेचर एंड पिक्चर्स 280, 292, 293, डूइंग ऑब्सीन एक्ट 294, कोई ऑब्सीन लिटरेचर या कोई ऑब्सीन पिक्चर सेल करना जो कि डिसेंसी के खिलाफ होती है, या कोई ऑब्सीन एक्ट करना पब्लिक जगह पे खड़े होकर 294, वो भी डिसेंसी के खिलाफ होता है। कीपिंग अ लॉटरी ऑफिस, आखिरी ऑफेंस है सेक्शन 294A, ये थोड़ा मॉरल के अगेंस्ट है, ये लॉटरी वॉटरी सिस्टम अब बंद हो चुका है, अब नहीं चलता है, फिर भी आप लॉटरी ऑफिस रख के बैठे हो, आप एक ऑफेंस कर रहे हो, सेक्शन 294A का ऑफेंस कर रहे हो, और यहीं पे आके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो किस तरह से इसमें ऑफेंसेस मेंशन किए हैं और कैसे वो ऑफेंसेस पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मॉरल्स के अंदर क्लासिफाई हो चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले सेक्शन 268 इसके अंदर है, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में न्यूसेंस के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो सेक्शन 268 यानी कि जो इसका इनिशियल सेक्शन है वो यही शो करता है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। जब इन्होंने न्यूसेंस को पब्लिक न्यूसेंस बोला तो आप एक चीज समझ जाओ कि न्यूसेंस दो टाइप का हो सकता है, एक पब्लिक न्यूसेंस होता है और एक प्राइवेट न्यूसेंस होता है। न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस इज एन इनकन्वीनियंस दैट मटेरियली इंटरफेयर्स विद द ऑर्डिनरी फिजिकल कंफर्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। कोई भी ऐसा इनकन्वीनियंस, कोई भी ऐसा डिसकंफर्ट जो एक ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता हो या ह्यूमन को डिसकंफर्ट देता हो या उसके ऑर्डिनरी फिजिकल कंफर्ट को खराब करता हो, इंटरफेयर करता हो। समझ रहे हो बात को? कोई ऐसा इनकन्वीनियंस होना जो मेरे कंफर्ट को इंटरफेयर कर रहा हो, मेरे कंफर्ट में बाधा डाल रहा हो, जिससे कि मैं बाहर बैठ सकता हूँ, हमारे पास राइट है बाहर बैठने का, घर के बाहर भी आप बैठ सकते हो, किसी पब्लिक प्लेस पे आप बैठ सकते हो, आपके पास अधिकार है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हो और वहां पे कोई शराबी आके जोर जोर से गालियां बक रहा है, अब आप अगर उस पब्लिक प्लेस पे बैठे हो तो आपका ऑर्डिनरी फिजिकल कंफर्ट क्या बोलता है कि आप शांति से बैठ सको, शांति से। बट कोई शराबी आके वहां पे गालियां बकता है तो उससे आपका ऑर्डिनरी फिजिकल कंफर्ट डिस्टर्ब होगा, वो आपके फिजिकल कंफर्ट में इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि वो वहां पे एक इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि वो वहां पे एक न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है। अब ये न्यूसेंस दो टाइप का कैसे हो सकता है? पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो शराबी पब्लिक प्लेस पे आया और उसने आके वहां पे गालियां बकी, वो गालियां वहां पे बक रहा है और उसके कारण आपका फिजिकल कंफर्ट वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो वैसे तो आपका अकेले का फिजिकल कंफर्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वहां पे, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे सब कुछ हो रहा है, तो और भी अड़ोसी पड़ोसी का पब्लिक कंफर्ट वहां पे, फिजिकल कंफर्ट वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक पब्लिक सोसाइटी एट लार्ज इस इनकन्वीनियंस को बियर कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज अ पब्लिक न्यूसेंस। वही ऑन द सेम टाइम अगर ये व्यक्ति आपके घर के पास आके या आपके घर के अंदर आके या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पे सिर्फ आप बैठे हो वहां पे आपके साथ करता है इंटेंशनली, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस कर रहा होता है। बट सेक्शन 268 में प्राइवेट न्यूसेंस तो है ही नहीं, सेक्शन 268 डिफाइंस ओनली पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस की बात हो रही है मतलब कि ये पब्लिक प्लेस पे ही होगा, यहाँ पे जो डेंजर फेस करना पड़ेगा, जो इंजुरी, जो अनोयंस होगा, वो पीपल इन जनरल को होगा, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं। और अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को होगा भी तो वो एक ऐसे पर्सन को होगा जो पब्लिक प्लेस पे बैठा हो,
यानी जो पब्लिक प्लेस पे बैठा, ताकि अगर वो ना होता तो कोई और होता तो उसको भी होता। ठीक है, तो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक either by doing a thing which tends to the annoyance of the whole community in general or by neglect to do anything which the common good requires। देखो ये पब्लिक न्यूसेंस दो टाइप से हो सकता है, या तो किसी एक्ट से या फिर किसी ओमिशन से। यानी जो व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करेगा या तो वो कोई ऐसी काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो पब्लिक के अगेंस्ट है, या वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। दोनों चीजों से यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। ऑन द अल्टरनेटिव, इट कॉजेज इंजुरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनोयंस टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज पब्लिक राइट। और एक चीज और, उसके उस न्यूसेंस से किसी को इंजुरी हो रही है, किसी को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसी को डेंजर हो रहा है, या किसी को अनोयंस हो रहा है, और वो पर्सन कौन है? जिसके पास पब्लिक राइट यूज करने का अधिकार। जैसे कि मेरे पास बाहर बैठने का अधिकार था, मैं बैठा हुआ था, वो व्यक्ति आके गाली गलौज करने लगा, इससे मुझे क्या हुआ? इससे मुझे अनोयंस हुआ। अगर वो कुछ दूसरी चीज करता जिससे मुझे इंजुरी होने का खतरा होता, या वो मेरे रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करता, या वो मुझे डेंजर कुछ चीज दिखाता, चारों चीजें इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पब्लिक न्यूसेंस को कॉमन न्यूसेंस भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक। एक और चीज, इट इज नॉट अ साइन कोन ऑन that the annoyance should injuriously affect every member of the public within its range of operation. It is sufficient that it should affect people in general who dwell in the vicinity, यानी कि सराउंडिंग एरिया। जैसा कि मैंने आपको शो करा, अभी बताया था मैंने आपको कि देखो पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक प्लेस पे होता है और ये जनरल पब्लिक के अगेंस्ट होता है, बट ये उस अकेले पर्सन की बेसिस पे भी लिया जा सकता है जो पब्लिक प्लेस पे बैठा हो, जिसके पास पब्लिक राइट हो। तो इट इज नॉट अ साइन कॉन, मतलब ये कोई एक मैंडेटरी चीज नहीं है कि जो व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, जो व्यक्ति अनोयंस कर रहा है वहां पे, उस अनोयंस से वहां मौजूद पब्लिक का हर एक मेंबर अफेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे जितने भी मेंबर है उस पब्लिक में वो सारे के सारे अनोय हो। जितनी जगह पे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है उतनी जगह के सारे मेंबर का अनोय होना जरूरी नहीं है। ये सफिशिएंट रहेगा कि जो जनरल पीपल है वहां पे, जो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया में है, जिसको विसिनिटी कहा जाता है, विसिनिटी यानी कि सराउंडिंग एरिया, उस जनरल पीपल जितने भी उस विसिनिटी में है, बस वो लोग अफेक्ट हो रहे हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर एक इंडिविजुअल मेंबर वहां पे अफेक्ट होना चाहिए। यानी चार लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें लग रहा है ये न्यूसेंस है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एक आके बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो गाली बक रहा था। तो ये कोई साइन कौन ऑन नहीं है कि वहां पे हर एक मेंबर को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमें भी अनोयंस हुआ। इट इज सफिशिएंट that the nuisance should affect people in general who dwell in that particular area। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस क्या? प्राइवेट न्यूसेंस इज डिफाइंड एज एनीथिंग डन टू हर्ट और अनोयंस ऑफ द लैंड, टेनामेंट और हेरिटेमेंट ऑफ अनदर एंड नॉट अमाउंटिंग टू ट्रेसपास। प्राइवेट न्यूसेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ किया जाता है, उसके लैंड वगैरह के साथ, उसके एरिया वगैरह के साथ। ट्रेसपास वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इट इज एन एक्ट अफेक्टिंग सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। ये पर्टिकुलरली किसी एक इंसान के लिए की जाती है, तभी इसको प्राइवेट न्यूसेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। उसके बाद एक चीज, अगर किसी प्रेमाइसेस पे पब्लिक न्यूसेंस किया जाता है तो इट इज जनरली द ऑक्यूपायर हु इज लायबल फॉर एंड नॉट द एब्सेंट प्रोप्राइटर। ये चीज याद रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर अगर पब्लिक न्यूसेंस किया जा रहा है तो वहां पे जो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ऑक्यूपायर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि उसका मालिक। ये चीज याद रखना, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस वो व्यक्ति करता है जो उस जगह पे मौजूद हो। अब मैंने मेरी बिल्डिंग किराए पे दे रखी है और वो व्यक्ति जो है किराएदार, उसने कुछ पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, तो मेरी क्या गलती इसमें? तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसको याद रखना। इसके बाद एक नॉइस करके चीज है इसमें, नॉइस यानी कि आवाज। एनी नॉइस which has the effect of materially interfering with the ordinary comfort of life judged by the standard of a reasonable man is nuisance। कोई भी ऐसी आवाज करना जिसका मटेरियल इफेक्ट एक व्यक्ति के ऑर्डिनरी कंफर्ट को अफेक्ट करने का होता है, उसको न्यूसेंस कहा जा सकता है। कोई आवाज जो आपके ऑर्डिनरी कंफर्ट को डिस्टर्ब करे, उसको न्यूसेंस कहा जा सकता है। रिजॉइन कर लो, फिर आगे बताता हूं।